friends, welcome again to my YouTube channel easyenglish.com. Today I am going to talk about a very useful topic that is conjunction. So in this lesson I will tell you about what is conjunction, different type of conjunction and how to use conjunction which you can use your conversation. So let's start today's lesson. What is conjunction? So first of all I let you know what is conjunction. सबसे पहले बात करते हैं कंजक्शन की डेफिनेशन की। तो परिभाषा ये होती है, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यानी कि कहने का मतलब है कि कंजक्शन वह शब्द है जो दूसरे शब्दों को या फिर वाक्यों को आपस में जोड़ता है। यानी कि दो अलग अलग शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, राम और श्याम, यहाँ पर दो अलग अलग नाम हैं या दो अलग अलग शब्द हैं, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, यानी कि और। तो ये जो एंड है वो कंजक्शन है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है। हम अगर कहें कि इस सेब को राम और श्याम में बांट दो, ये तो नहीं कहते कि इस सेब को राम श्याम में बांट दो, राम और श्याम में बांट दो। तो और जो होगा वो होगा हमारा कंजक्शन जो दो नामों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि वह एक बैंक मैनेजर है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी है। यहाँ पर दो वाक्य है, पहला कि वह एक बैंक मैनेजर है और दूसरा एक यूट्यूबर भी है। तो दो वाक्यों को जिस कंजक्शन के साथ जोड़ा गया है वो कंजक्शन है एज वेल एज, यानी कि ही इज़ अ बैंक मैनेजर एज वेल एज अ यूट्यूबर, एक यूट्यूबर भी है। तो ऐसे वाक्यों को कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ और कंजक्शन देखते हैं हम लोग। पहला कंजक्शन है हमारा एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। जैसे जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड, जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग एज फार एज यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है उसका दूसरी औरतों के साथ चक्कर है। एज फार एज आई नो ही हैज़ अफेयर्स विद अदर वुमेन। एज फार एज आई नो ही हैज़ अफेयर्स विद अदर वुमेन। अगला है एज सून एज, यानी कि जैसे ही या जितनी जल्दी हो। ठीक है, जितनी जल्दी संभव हो मेरे पैसे वापस करो या मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दो। तो पे बैक माई मनी एज सून एज पॉसिबल या रिटर्न माई मनी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो मेरे पैसे वापस करो। अगला, जैसे ही हम लोग पहुँचे बारिश शुरू हो गई। तो क्या होगा, इट स्टार्टेड ट्रेनिंग एज सून एज वी अराइव। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट स्टार्टेड ट्रेनिंग द मोमेंट वी अराइव, यानी कि उस समय जब हम लोग पहुँचे। ठीक, एज इफ़, एज इफ़ का मतलब होता है मानो या जैसे। जैसे वो मुझे देख रही थी जैसे कि मुझे जानती हो। तो क्या होगा, शी वॉज लुकिंग एट मी एज इफ शी न्यू मी। वो मुझे देख रही थी जैसे कि वो मुझे जानती हो। तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। तो क्या होगा, यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। एज इफ यानी कि जैसे तुम्हें सब पता हो या मानो तुम्हें सब पता हो। नेक्स्ट है एज वेल एज, यानी कि साथ ही साथ। वह साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज ऑल्सो एजुकेटेड। यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में आए तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। जैसे यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ही और हिज पेरेंट्स, इनके बीच में एज वेल एज आया है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही के अनुसार लगा है, तो इज ऑल्सो एजुकेटेड। ठीक है, वो एक बैंक मैनेजर है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी है। ही इज़ अ बैंक मैनेजर एज वेल एज ऑल्सो अ यूट्यूबर। तो जो एज वेल एज है वो कंजक्शन है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, सो दैट, सो दैट यानी कि ताकि,
उसे कड़ी से सजा होनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। ही शुड बी पनिश्ड हार्ड सो दैट ही डज नॉट डू दिस अगेन। सो दैट ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। तुम्हें कठिन परिश्रम अवश्य करनी चाहिए ताकि तुम फेल ना हो। यू मस्ट वर्क हार्ड सो दैट यू डोंट फेल। सो दैट यू डोंट फेल, ताकि तुम फेल ना हो। अगला है एज प्लस एन एडजेक्टिव प्लस एज, यानी कि उतना प्लस कोई विशेषण फिर जितना। जैसे उतना सफ़ेद जितना मोती, या मोती के जैसा सफ़ेद। यहाँ पे जो सफ़ेद है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषता बता रहे हैं सफ़ेद। उतना सफ़ेद जितना मोती, या मोती के जैसा सफ़ेद। तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले एज फिर विशेषण वाइट यानी कि एडजेक्टिव वाइट, और फिर एज पर यानी कि मोती के जैसा। उतना काला जितना कोयला, एज ब्लैक एज कूल। उतना काला जितना कोयला, पहले एज फिर एडजेक्टिव फिर एज। जैसे तुम उतने लंबे हो जितना अमिताभ बच्चन। यू आर एज टॉल एज अमिताभ बच्चन, या तुम अमिताभ बच्चन के जैसे लंबे हो। यू आर एज टॉल एज अमिताभ बच्चन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम उतना तेज दौड़ सकते हो जितना मैं। तो इसका क्या होगा, कैन यू रन एज फास्ट एज आई कैन। कैन यू रन एज फास्ट एज आई कैन, क्या तुम उतना तेज दौड़ सकते हो जितना मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। अगला है एज। एज का मतलब होता है जैसा, के तौर पर या के नाते। राम ने इस कंपनी में एक मैनेजर के तौर पर 5 साल काम किया। राम वर्क एज अ मैनेजर इन दिस कंपनी फॉर 5 years। राम ने इस कंपनी में मैनेजर के नाते या मैनेजर के तौर पर 5 साल काम किया। एक नागरिक होने के नाते हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एज अ सिटीजन वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स। एज अ सिटीजन वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स। एक नागरिक होने के नाते हम सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने किया जैसा आपने कहा। आई डिड एज यू सेड, या आई डिड एज यू टोल्ड, ठीक है। अगला है नॉट ओनली बट आल्सो। ना केवल ये बल्कि वो भी। वह केवल लेखक ही नहीं बल्कि एक यूट्यूबर भी है। क्या होगा, ही इज़ नॉट ओनली राइटर बट आल्सो अ यूट्यूबर, ठीक है। न सिर्फ रवि बल्कि उसके माता पिता को भी सम्मानित किया जाएगा। तो क्या होगा, नॉट ओनली रवि बट आल्सो हिज पेरेंट्स विल बी ऑनर्ड, ठीक है। नॉट ओनली रवि बट आल्सो हिज पेरेंट्स विल बी ऑनर्ड। अगला है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो मैं ये करूँगा या तो वो करूँगा, ठीक है। ऐसे वाक्यों में आइदर और का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे या तो तुम करो या मुझे करने दो। तो क्या होगा, आइदर यू डू और लेट मी डू। या तो तुम करो या मुझे करने दो। या तो मैं कोलकाता जाऊँगा या केरल। तो क्या होगा, आइदर आई विल गो टू कोलकाता और केरला। आइदर आई विल गो टू कोलकाता और केरला, या तो मैं कोलकाता जाऊंगा या फिर केरला। आइदर का नेगेटिव हो गया नाइदर। नाइदर नॉर, ना तो ये ना वो। ना तो मैं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। नाइदर आई विल गो नॉर लेट यू गो। ना तो मैं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। ना ही मैंने पूछा ना ही उसने बताया। तो क्या होगा, नाइदर आई आस्क्ड नॉर ही टोल्ड। नाइदर आई आस्क्ड, ना मैंने पूछा, नॉर ही टोल्ड, ना उसने बताया। सच एज यानी कि जैसे कि। जैसे एग्जाम्पल, आपको परीक्षा में सभी जरूरी सामान लाने हैं, जैसे प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल इत्यादि। तो क्या होगा, यू हैव टू ब्रिंग्स ऑल द नेसेसरी आइटम सच एज एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल etc, ठीक है। मेरे पास APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सी किताबों का संग्रह है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, स्पिरिट ऑफ इंडिया।
तो क्या होगा, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ मैनी बुक्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम सर, सच एज विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, स्पिरिट ऑफ इंडिया, ETC। सच एज का मतलब जैसे कि, ठीक है। ऑल्सो टू इवन, इसका मतलब होता है भी, तीनों का मतलब होता है भी, ठीक है। जैसे आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। आई हैव ऑल्सो अ कार, मेरे पास भी कार है, आई हैव अ कार टू, मेरे पास भी कार है। तो दोनों का ही मतलब होता है भी, लेकिन ऑल्सो का यूज़ कहाँ करते हैं और इवन का यूज़ कहाँ करते हैं ये जान लीजिए। सॉरी, ऑल्सो और टू का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। ऑल्सो जो होता है वो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आता है, और जो टू होता है उसका यूज़ होता है वाक्य के अंत में। जैसे आई एम ऑल्सो गुड और आई एम गुड टू, तो टू जो है वाक्य के अंत में आया है, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है। इवन का यूज़ हमेशा नेगेटिव वाक्यों में करते हैं, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तो क्या होगा, इवन आई एम नॉट गुड, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। मैं भी नहीं जाऊँगा, तो क्या होगा, इवन आई विल नॉट गो, मैं भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। इवन का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, ठीक है। इवन का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑल दो, इवन, इफ और इवन दो, यानी कि इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। इनके साथ साथ हम लोग यूज़ करते हैं देन ऑल्सो, इवन देन, येट या स्टिल। इसका मतलब होता है तब भी, फिर भी, इसके बावजूद भी। कहने का मतलब है यद्यपि, हालांकि, भले ही, इन तीनों में हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देन ऑल्सो, इवन देन, दैट, स्टिल, इनमें भी हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखें। सबसे पहले हमारा एग्जांपल है जैसे, भले ही तुमने मुझे कुछ ना बताया फिर भी मैं सब कुछ जानता था, ठीक है। तो क्या होगा, भले ही तुमने मुझे कुछ ना बताया फिर भी मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो हम ऊपर से ऑल दो, इवन इफ, इवन दो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या भले ही की जगह हम कह सकते हैं कि हालांकि तुमने मुझे कुछ ना बताया फिर भी मैं सब कुछ जानता था, हालांकि तुमने मुझे कुछ ना बताया तब भी मैं, या इसके बावजूद भी मैं सब कुछ जानता था, ठीक है। तो क्या होगा, इवन इफ यू डिड नॉट टेल मी एनीथिंग देन ऑल्सो, तब भी आई न्यू एवरीथिंग, ठीक है। भले ही, या हालांकि तुमने मुझे कुछ ना बताया फिर भी मैं सबको जानता हूँ, ठीक है। जैसे यद्यपि तुमने मुझे कुछ ना बताया फिर भी मैं सब कुछ जानता था, तो क्या होगा, ऑल दो यू डिड नॉट टेल मी एनीथिंग येट आई न्यू एवरीथिंग। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑल दो होता है, ऑल दो के साथ हमेशा एट यूज़ करेंगे। जब भी ऑल दो यूज़ करेंगे तो ऑल दो के साथ एट यूज़ करेंगे, वही सही माना जाएगा। ऑल दो के साथ देन ऑल्सो यहाँ स्टिल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। भले ही वह विकलांग हो इसके बावजूद भी उसने गोल्ड मेडल जीता, क्या होगा, इवन दो ही इज़ हैंडीकैप ही स्टिल वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है। अगला है लेस्ट शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो या ये ना हो कि, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए या ये ना हो कि ये हो जाए, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग लेस्ट और शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, तो क्या होगा, हरी अप लेस्ट बस शुड मिस आउट, ठीक है। जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, हरी अप लेस्ट बस शुड मिस आउट। सही खाता संख्या लिखो कहीं ऐसा ना हो कि पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्या होगा, राइट करेक्ट अकाउंट नंबर लेस्ट मनी शुड ट्रांसफ़र समवेयर एल्स, पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए तो लेस्ट के साथ यहाँ पर शुड यूज़ होगा। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। अगला है अदरवाइज या और एल्स। इसका मतलब होता है वरना। जैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान देना चाहिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो क्या होगा, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ अदरवाइज यू विल फेल, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ और एल्स यू विल फेल,
ठीक है। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, इसका मतलब होता है बशर्ते या शर्त ये है कि, पर, तब, जब, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा पर शर्त यह है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, या पर तब जब तुम मेरी मदद करोगे। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग यूज़ करेंगे, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते, पर शर्त यह है कि, पर तब जब। ठीक है, अब रूल्स होता है क्या कि प्रोवाइडेड के बाद जो वाक्य आता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ पर तब जब आप मुझे ज़्यादा पैसे दें। तो क्या होगा, आई एम रेडी फॉर डू दिस वर्क प्रोवाइडेड यू गिव मी मोर मनी। ठीक है, अब यहाँ अगर ही होता तो आता ही गिव्स मी मोर मनी, अगर आप मुझे ज़्यादा पैसे देते। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा बशर्ते आपको भी मेरा एक काम करना होगा। तो क्या होगा, आई विल टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम प्रोवाइडेड यू ऑल्सो हैव टू डू वन थिंग्स फॉर मी। ठीक है, अगला है स्टिल, इवन नाउ। स्टिल और इवन नाउ का मतलब होता है आज भी या अभी भी। स्टिल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं। ठीक है, और इवन नाउ का यूज़ जो होता है वो हमेशा वाक्य के अंत में होता है। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वह अभी भी सो रहा है। तो क्या होगा, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रहा है, या ही इज़ स्लीपिंग इवन नाउ, वह अभी भी सो रहा है। वह आज भी उसी घर में रहता है, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, या ही लिव्स इन दैट हाउस इवन नाउ, वह अभी भी उसी घर में रहता है या वह आज भी उसी घर में रहता है। तो स्टिल और इवन नाउ। वाइल, वाइल का मतलब होता है जब दो कार्य एक साथ किए जा रहे हों, जैसे टीवी देखते हुए खाना खाना, या सोते सोते पढ़ना, या चलते चलते मोबाइल में बात करना। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग वाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब दो कार्य एक साथ किए जा रहे हो। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। और वाइल के साथ एक रूल ये होता है कि वाइल के बाद जो भी क्रिया यूज़ हो रही है उसमें हम लोग आईएनजी ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मैं टीवी देखते हुए तुमसे बात कर रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ ये दूसरी क्रिया है तो यहाँ पर आईएनजी जुड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू यू वाइल वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखते हुए तुमसे बात कर रहा हूँ। वह नाचते हुए गा रहा था। ठीक है, तो ही वाज सिंगिंग वाइल डांसिंग, वाइल डांसिंग यानी कि वह नाचते हुए गा रहा था, ही वाज सिंगिंग वाइल डांसिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंजक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। और अधिक वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो